Hi students, this is Mamta Maurya welcomes you to the next level of education। बच्चों, आज हम जो विषय पढ़ने वाले हैं वो है हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण। हाँ, आज हम व्याकरण से संबंधित एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। अब व्याकरण हमारे लिए ज़रूरी क्यों है ये तो मैंने आपको बताया है। इसके पहले के जो भी मेरे वीडियोस थे उसमें मैंने आपको बताया था ना ग्रामर क्या क्यों ज़रूरी है। ग्रामर हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें कोई भी भाषा सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोई भी लैंग्वेज हो, आपको अगर उसे प्रॉपर सीखना है, उसे बोलना सीखना है, लिखना सीखना है, तो आपको क्या आना चाहिए? आपको हिंदी ग्रामर या आपको उस विषय विषय से संबंधित ग्रामर बहुत अच्छे से आना चाहिए, ताकि जब भी आप वो बोलो, लिखो, पढ़ो, कहीं पर भी आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। तो अब आपको मेरे पहले के वीडियोस देखने कैसे मिलेंगे? आपको उसके लिए बस एक छोटा-सा काम करना है। आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने से आप मेरे पुराने वीडियोस को देख पाएँगे, साथ ही मेरे आने वाले वीडियोस को भी आप देख सकेंगे, जिनकी नोटिफ़िकेशंस मेरे वीडियो डालते ही आपको मिल जाया करेगी। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा वाक्य और उसके प्रकार। तो बच्चों, वाक्य हम किसे कहते हैं, क्या आपको पता है? नहीं? चलिए कोई बात नहीं, आइए देखते हैं वाक्य की परिभाषा क्या है। बच्चों, वाक्य हम दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को कहते हैं। देखिए यहाँ परिभाषा दी हुई है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी दो शब्द या दो पदों को मिलाकर सार्थक समूह मतलब क्या बच्चों? सार्थक समूह मतलब एक ऐसा वाक्य जिसका कुछ अर्थ निकले। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो अर्थ ना निकले फिर भी हम उसे वाक्य कह दें। जैसे मैं बोलूं मैं रहा, अब मैं रहा क्या, इन दोनों का कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं, यह अर्थहीन है, यानी अर्थ इसका है ही नहीं, मीनिंगलेस है। तो हमें ऐसे वर्ड्स बोलने हैं, ऐसे वर्ड्स की सहायता से ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं जिनका कुछ अर्थ निकले, जिनका कुछ मीनिंग निकले। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान, आदान प्रदान मतलब हम दूसरों के सामने अपने शब्द और वाक्यों को बोलते हैं और दूसरे जिन शब्दों और वाक्यों को बोल रहे हैं उन्हें हम सुनते हैं, यानी आदान और प्रदान। तो वो हम करते हैं तो उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों का व्यवस्थित रूप क्या, प्रॉपर वे में, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं रही या मैं रहा, ये शब्दों का व्यवस्थित रूप नहीं है। ये मैं रहा मतलब क्या, कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। तो वही अगर मैं कहूंगी मैं गाना गा रही थी, मैं खाना खा रही थी या मैं खाना खा रही हूँ, तो इन इन शब्दों की सहायता से जो ये वाक्य बना है इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसे हम वाक्य कहते हैं। अब देखिए बच्चों, वाक्यांश किसे कहते हैं? वाक्यांश क्या होता है? ये वाक्य का एक अंश होता है। अब इसमें क्या दिया गया है कि एक सामान्य वाक्य में, एक जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, सामान्य वाक्य होता है, उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। ठीक है बच्चों, हमेशा आप ये याद रखना कि एक जो नॉर्मल हमारा सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, उसमें कर्ता भी होता है, क्रिया भी होती है और कर्म भी होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है वाक्यांश के बारे में, शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम वाक्यांश कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे। अब इन सब का अर्थ तो निकल रहा है लेकिन पूर्ण अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं, इन सब का पूर्ण अर्थ कब निकलेगा? जब शब्दों का व्यवस्थित रूप होगा, यानी शब्दों को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया गया होगा, व्यवस्थित स्वरूप से अरेंज किया गया होगा, तब वहां पर इसका अर्थ निकलेगा और तब जाकर यह एक पूर्ण वाक्य बनेगा। अभी ये क्या है जो उदाहरण में दिया गया है कि उदाहरण दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे, ये सब क्या है बच्चों? ये सब अभी वाक्य का एक अंश है, यानी उसका एक छोटा सा भाग है। जैसे मैंने कहा दरवाजे पर, क्या हमें पता है कौन से दरवाजे पर, किस दरवाजे पर? नहीं, ये पूर्ण अर्थ यहाँ पर नहीं निकल रहा, बस
इससे हमें इतना पता चल रहा है कि दरवाजे पर, कहीं तो दरवाजे पर। जैसे कोने में, कौन सा कोना नहीं पता, लेकिन इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। वृक्ष के नीचे, अब जैसे मैंने कहा उस वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष किसी को पता है नहीं, लेकिन वृक्ष के नीचे यह वाक्य का एक अंश है और जिसका थोड़ा अर्थ तो निकल रहा है, यानी उसका अर्थ तो निकल रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, उसे ही हम वाक्यांश कहते हैं। अब बच्चों कुछ और उदाहरणों के माध्यम से हम वाक्य को समझते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, सत्य की विजय होती है। अब बच्चों इस पूरे वाक्य में जो वाक्य लिखा हुआ है इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है, यानी इस वाक्य को जब मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, जो सच बोलने वाले लोग होते हैं, जो सच होता है हमेशा जीत उसी की होती है, हमेशा विजय उसी की होती है। लेकिन देखिए उसके नीचे लिखा है सत्य विजय। अब बच्चों आप मुझे बताइए, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? सत्य विजय क्या? हमें तो नहीं समझ में आ रहा। तो यानी कि इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा। जब पूर्ण अर्थ ना निकले तो हमें कैसे समझ में आएगा? पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए यह वाक्य नहीं है। हमेशा याद रखना, वाक्य वही होता है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। अब तीसरा उदाहरण देखिए बच्चों, विद्या धन के समान है। तो विद्या धन के समान है, पूरा अर्थ निकल रहा है, यानी यह एक पूर्ण वाक्य है। विद्यांशु कल विद्यालय जाएगा, इसका भी पूर्ण अर्थ निकल रहा है, यानी क्या है? यह पूर्ण वाक्य है, यह पूरे स्वरूप में एक वाक्य है, यह वाक्यांश नहीं है। जैसा कि आपने अभी समझ लिया होगा कि हम इस वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य हम उसे कहते हैं जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। अब बच्चों वाक्य यहीं पर समाप्त नहीं होता है। वाक्य अंतर्गत दो अंग आते हैं उसके। पहला है हमारा उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है बच्चों? जैसे देखिए, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, कुछ कहा जाए, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। अब इसमें कर्ता तथा कर्ता के विस्तार का समावेश किया जाता है। और विधेय हम किसे कहते हैं बच्चों? कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, ध्यान से सुनना बच्चों, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। इसमें कर्म तथा कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया के विस्तार का समावेश होता है। अब उदाहरण दिया है पहला, कुछ बच्चों ने देशभक्ति गीत गाया। अब कुछ बच्चों ने, इसमें मेरा कर्ता क्या है? इसमें कर्ता है बच्चों। तो ये जो यहाँ दिया हुआ है कुछ बच्चों ने, यह जो यहाँ शब्द दिए हुए हैं, यह मेरे क्या है? ये मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि किसने गाना गाया? तो कुछ बच्चों ने गाना गाया। अब बच्चों ने क्या गाया? मेरा विधेय क्या होगा? तो मेरा विधेय है बच्चों ने देशभक्ति गीत गाया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे। एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया था। तो अब इसमें जो एकलव्य ने, यह जो शब्द है यह हमारा कर्ता है। ठीक है, एकलव्य जो है वह हमारा कर्ता है, जो हमें बता रहा है कि कौन, किसने किया, किसने द्रोणाचार्य जी को गुरु मान लिया था? तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था। और द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया, यानी ये क्या है मेरे? ये कर्म है और कर्म का विस्तार है। तो यहाँ पर कर्म क्या दिया हुआ है देखिएंगे हम एक बार और, कि विधेय में दिया है जिसमें कर्म तथा कर्म का विस्तार हो, क्रिया तथा क्रिया के विस्तार का समावेश होता है, उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया, जिसमें एकलव्य हमारा उद्देश्य है और विधेय है हमारा द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया था। तो बच्चों ये तो हो गए वाक्य के दो अंग, उद्देश्य और विधेय। अब हम आगे देखेंगे वाक्य के दो प्रकार भी होते हैं बच्चों। वाक्य यहीं पर समाप्त नहीं होता। अब वाक्य के जो प्रकार होते हैं उन्हें दो आधारों पर विभक्त किया गया है। पहला है हमारा रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे रचना के आधार पर किस प्रकार इन्हें विभाजित किया गया है, किस प्रकार इन्हें बाइफरकेट किया गया है। तो रचना के आधार पर है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य।
और अर्थ के आधार पर इसे 8 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा है निषेधार्थक वाक्य, तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य और आखिरी है हमारा संकेतवाचक वाक्य। तो बच्चों, ये जो 8 प्रकार आपने देखे अर्थ के आधार पर और इसके पहले हमने जो रचना के आधार पर ये 3 प्रकार देखे हैं, ये तीनों और वो अर्थ के आधार पर जो हमने 8 प्रकार देखे वो आठों, ये हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? और बच्चों, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि हिंदी ग्रामर का जो डिटेल्ड नॉलेज है वो हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है और वो नॉलेज मैं आप तक पहुँचा सकूँ, इसलिए मैंने आप सभी बच्चों के लिए जो कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं या उसके ऊपर की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए मैंने एक क्रैश कोर्स तैयार किया गे सॉरी हमने एक क्रैश कोर्स तैयार किया है, जिसमें आपको कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं और उसके ऊपरी कक्षाओं के से संबंधित ग्रामर से संबंधित आपको सब जानकारियाँ मिलेंगी और उससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है बच्चों, वो भी आप तक पहुँचाया जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर जो लिंक दी गई है, जिस लिंक को हमने प्रोवाइड किया है, वहाँ जाइए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कीजिए। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।